यूसीड एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न डिफ़िकल्ट है। तो कौन से सेक्शन में ज़्यादा चांसेस होते हैं नेगेटिव मार्किंग के, या कौन से सेक्शन को पहले सॉल्व करना चाहिए? सो मैं सिंपल सा एक ही लाइन ऐड करता हूँ कि हम प्लानिंग को सीधा एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट ना करें। एस्पिरेंट्स सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं? 57 आउट ऑफ 57 आज तक किसी का नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। और 90% स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, ईगो पे लेके जाता है कि प्रॉब्लम। मैं सबसे पहले यही अटेम्प्ट मैं सॉल्व करके आऊँगा भाई, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। Hello all, a very warm welcome to the official YouTube channel of Creative Edge by Top Rankers। जैसा कि आप सब जानते हैं एग्जाम सीजन आ गया है एंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना है स्टूडेंट्स के पास प्रिपेयर करने के लिए। तो आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ है एकेड फैकल्टी जितेंद्र सर, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि सर ने जो स्ट्रैटेजी एक बार बता दी, बी इट फॉर मॉक बी इट फॉर रियल एग्ज़ाम, वो स्ट्रैटेजी पक्का स्टूडेंट्स को काम आती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं यूसीड एग्जाम के लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो वेलकम सर। थैंक यू मैम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है यूसीड मॉक में या एग्जाम में जिससे नेगेटिव मार्किंग के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है? या ऑफ कोर्स, बिकॉज बिना स्ट्रेटजी के मतलब या बिना प्लानिंग के सिलेक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। बिकॉज यूसीड एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न डिफ़िकल्ट है। सो कहीं ना कहीं आईआईटी आपके नॉलेज के साथ साथ आपका पेशेंस और कामनेस भी टेस्ट करना चाह रहा है। सो उसके लिए आपकी एक फिक्स स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट 2 टाइम पेपर को स्कैन करना चाहिए। अब मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि ये 2 टाइम स्कैन होगा क्या, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है, एक बार में ही पूरा पेपर सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। जब आप एक बार में पूरा पेपर सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सिली मिस्टेक्स होते हैं, और वो सिली मिस्टेक जो है आपके नेगेटिव मार्किंग या आपका जो है जो स्कोर जितना होना चाहिए या आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि सपोज कोई स्टूडेंट एग्जाम दे के आता है या मॉक देता है तो वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि मेरा अराउंड 150 160 या 170 होगा, बट एक्चुअल स्कोर जब नेगेटिव मार्किंग के बाद आता है तो वो 90 या 87 या 100 होता है। सो उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को हमेशा कि 2 टाइम स्कैन करिए, यानी एक क्वेश्चंस को अगर आपको लगता है कि फर्स्ट गो में आपसे सॉल्व नहीं हो सकता या आपको लगता है कि गट फीलिंग आ रही है इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ बट ये टाइम टेकिंग है, सो उसको फर्स्ट टाइम सॉल्व ना करके उसको, बिकॉज ऑनलाइन पेपर होता है, सीबीटी है, बहुत सारे फीचर्स हैं वहाँ पे, आप मार्क एज अ रीड करके रखिए और सेकेंड टाइम में उसको अप्रोच करिए। सर इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू, जैसे ये एक क्वेश्चन को 2 बार एटलीस्ट पढ़ के सॉल्व करने वाली स्ट्रैटेजी तो आई हैव मार्क्ड, बट इसी का एडिशन है कि जैसे एमसीक्यू एमएसक्यू ऐसे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो कौन से सेक्शन में ज़्यादा चांसेस होते हैं नेगेटिव मार्किंग के, या कौन से सेक्शन को पहले सॉल्व करना चाहिए? अगर मैं तीनों सेक्शन को डिवाइड करूं, एनईटी, एमएसक्यू और एमसीक्यू, सो तीनों ही टोटली डिफरेंट है। बिकॉज एनईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, यहाँ आपको कैलकुलेट करना है देन सॉल्व करना है। एमएसक्यू यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट है, और जब मल्टीपल सेलेक्ट होते हैं वहाँ कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे गलती के चांसेस बहुत होते हैं। Okay. अब कन्फ्यूजन का रीज़न क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम बनते हैं वो बेसिकली फॉन्ट एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम बनेंगे। अगर आप पास्ट ईयर एग्जाम पैटर्न को देखेंगे 2015 से लेकर 25, तो यहाँ पे जो है साइंटिफिक नॉलेज या बहुत सारे जो टॉपिक है यूसीड का सिलेबस है वहाँ से बनते हैं। अब इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए, या क्लास में जब भी हम सॉल्व करते हैं चीज़ें तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एलिमिनेट करें। आप जब ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, और पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है वो आपका बच्चे का एक खुद का ओपिनियन हो सकता है, खुद का स्ट्रॉन्ग जोन हो सकता है। अगर मैं एग्जाम देने जाता तो मैं डेफिनेटली एमसी क्यूब से ही स्टार्ट करता। अच्छा, मतलब एक ही हो सकता है कि एलिमिनेशन मेथड और स्टार्ट हम एमसीक्यू से करें। हाँ, तो ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, बिकॉज अच्छा उसके पीछे रीज़न भी है। इस एमसी क्यूब में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं कंपेटिवली, क्योंकि एनईटी और एमसी क्यूब को एमएस क्यूब मिला के 29 प्रॉब्लम बनते हैं, अकेला एमसी क्यूब जो है वो 28 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, मतलब वेटेज अगर एमसीक्यू अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो स्कोर इम्प्रूव होने के हाँ, चांसेस नहीं ज़्यादा है। स्कोर इम्प्रूव तो बिकॉज अगर आप स्कोरिंग पार्ट देखोगे तो यहाँ पे 29/4 अगर हम करते हैं, यानी आप देखोगे तो जो फर्स्ट सेक्शन एनईटी है वो 56 मार्क्स का है,
और जो सेकंड सेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो MSQ है वो 60 मार्क्स का है ओके और MCQ जो है वो 84 मार्क्स का है। बट वेटेज वाइज तो ठीक है, ज़्यादा है, बट होता क्या है कि एक होता है कॉन्फिडेंस, या मेनली जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ बच्चों को कि किसी को भी एक कॉन्फिडेंस आता है ना, तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कहाँ पे, एग्जाम टाइम पे आपको लगता है यार मैं बहुत सही कर रहा हूँ, तो आप वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, यार ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या मेरा जो ब्रेन है वो इतना सोच ही नहीं सकता। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ, आप वहीं पे सिली मिस्टेक्स स्टार्ट होते हैं। सो कॉन्फिडेंस के लिए इजी इसलिए होता है कि हम अगर 1 आवर्स में, या जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक फिक्स टाइम में हम इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल को अप करता है, और कॉन्फिडेंस अप होता है तो फिर आप MSQ में सिली मिस्टेक्स नहीं करते। और इनिशियली Okay. फेज क्या होता है कि हमने पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व किया सपोज, हम्म और MCQ के कंपैरिजन में NAT और MSQ बहुत डिफिकल्ट है। आपने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो बहुत डिफिकल्ट था, सपोज सेकंड प्रॉब्लम उससे डिफिकल्ट, ऐसे लगातार 3 प्रॉब्लम आपने छोड़ दिए, तो आपको भी पता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा। तो आई थिंक मुझे इसमें बोलने की जरूरत नहीं कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, आई वुड लाइक टू ऐड कि जो भी प्रिपरेशन जर्नी उस पर भी थोड़ा ट्रस्ट करके एंड एग्जाम जब अटेम्प्ट करें तो खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रह के डीमोटिवेट नहीं होके और उस एग्जाम का एक्चुअल लेवल ध्यान नहीं रख के जैसे मॉक दे रहे हैं, इसमें हम ये गाइड कर सकते हैं कि जब आप मॉक दें तो भी फुल सीरियसनेस से दें, यही देख कर कि रियल एग्जाम ही है, हाँ। सो दैट उस एग्जाम में जो एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल है वो मिनिमाइज होगा हाँ, अगर मॉक को सीरियसली देंगे तो। बिकॉज अगर देखो मॉक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने कुछ भी प्लान किया, और प्लानिंग हम बहुत अच्छी करते हैं, बेसिकली इंडिया में हम प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं पर एग्जीक्यूशन नहीं करते, है ना। सो सेम यही स्टूडेंट्स के साथ में, स्टूडेंट भी क्या करता है, दिन भर आके ये पूरा शेड्यूल प्लान Schedule बनवा मॉर्निंग लेगा। मॉर्निंग में 6 से लेके 8 तक ये करूंगा, मतलब पूरे दिन का प्लान कर लेगा 24 आवर्स का, पर एग्जीक्यूट वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो मैं सिंपल सा एक ही लाइन ऐड करता हूँ कि हम प्लानिंग को सीधा एग्जाम में एग्जीक्यूट ना करें, मॉक में मल्टीपल टाइम दो आप और उसको एग्जीक्यूट करो, और जो स्कैन और ये मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ उनको इम्प्लीमेंट करके देखो, और आपको भी पता है कि परफेक्शन एक बार में तो आएगा नहीं, इम्प्रूवमेंट मॉक होंगे बिल्कुल। ऑब्वियसली। हाँ, और एक साथ कोई भी देखो क्या होता है, लर्निंग एक बहुत स्लोली प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ भी चीज़ें हैं बाकी चीज़ें एक झटके में हो जाती है, बट जो लर्निंग है वो धीरे धीरे ही आती है। आपको जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस को इतनी जो वैल्यूज है उसके पीछे रीजन ही यही है कि वो धीरे धीरे टाइम के साथ आता है। तो सेम चीज़ है, आप जो भी स्ट्रेटजी है आप उसको प्लान कर रहे हो तो वो धीरे धीरे ही आएगी आपका। तो आपको वेट करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि यार इस बार मेरे जो है वो 15 या 7, मोस्टली मैं देखता हूँ स्टूडेंट के 10 to 15 या 20 जो है वो नेगेटिव होगा, या Negative कई होते हैं। बच्चे बोलते हैं कि मेरे तो मोर देन 15 नेगेटिव हो रहा है। तो फिर आपको प्लान करना चाहिए कि अगली बार मैं इसको जो है मिनिमाइज करूंगा। अब सोचो 15 से सीधा 1 हो जाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आइडियल 15 से कंडीशन हो जाए 12 होगा, 15 से 10 12 होगा, तो इसको धीरे धीरे आप प्लान minimize करिए, होगा। हर बार ग्रो करिए बट धीरे धीरे करिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इतने सालों से स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हैं एंड आपको टीचिंग में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर मैं यूसीट की बात करूं तो आपके इतने सालों में के एक्सपीरियंस में आपने क्या नोटिस किया है कि एस्पिरेंट्स सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं? एक्चुअली में होता क्या है, पहले तो मैं डिज़ाइन एग्जाम में बात करूं, सो IIT बॉम्बे कंडक्ट कर रहा है यूसीट को, और डिज़ाइन एग्जाम में मोस्टली आप देखोगे तो PCM स्टूडेंट्स हैं बट उतना नहीं है। सो यहाँ अपने यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट बैकग्राउंड से हैं। सो ओवरऑल सारे ही जो अगर मैं बात करूँ स्ट्रीम को फॉलो करने वाला स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है। बट होता क्या है कि एग्ज़ाम जो है यूसीड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बच्चे जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं वो NAT और MSQ में फेस करते हैं। बिकॉज होता क्या है उसके पीछे रीज़न, NAT में यहाँ पे आप देखोगे एरिया वॉल्यूम्स, मैथमेटिक्स, और इसके अलावा भी वो फॉन्ट एनालिसिस या डिफरेंट टाइप का मैकेनिकल एप्टीट्यूड पूछ लेता है। अब बेसिकली जो स्टूडेंट्स नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होती है। उसके लिए जैसे अपने मॉड्यूल्स हैं, क्लासेस हैं, हम डिस्कस करते हैं कि इनको आप गो थ्रू करोगे, या मैं बच्चे को बहुत क्लियर बोल देता हूँ कि आपको ये चीज़ पढ़ना है, इतना आप कवर कर लोगे, उसके लेवल के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। वही टॉपिक्स को अगर वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा, उसके 1-2 टॉपिक एलिमिनेट भी हुए तो उसका स्कोर बैलेंस कर लेंगे। बिकॉज होता क्या है स्टूडेंट 57 सॉल्व करने का सोचता है
और आपको भी पता है कि आईआईटी एग्जाम में 57 आउट ऑफ 57 आज दिन तक किसी का नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। यही था मेरा एडिशन इस क्वेश्चन में कि क्या ये गलती करते हैं कि सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आते हैं हाँ, बहुत एग्जाम सारे में? बच्चे ऐसा करते हैं बिकॉज जो एनआईडी इससे पहले देते हैं बच्चे, तो एनआईडी में नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग नहीं मार्किंग होती नहीं होती है, और 90% स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व डायरेक्ट करना क्वेश्चन स्टार्ट सॉल्व कर करते देते हैं। अब होगा क्या, आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ा हैं। और यहाँ पे जो यूसीड एग्जाम है, यहाँ पे एमएसक्यू और ये बाकी के जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो बेसिकली आपको पहले प्रिपरेशंस करने चाहिए, मॉक देने चाहिए और उसके बाद आपको फिर जाके यूसीड एग्जाम फाइनली देना चाहिए। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के कंटिन्यूएशन में कि मैं जब भी मेंटोरशिप लेती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, यूसीड का पेपर जनरली लेंदी होता है, तो कौन से टॉपिक या कौन से क्वेश्चन में उन्हें प्रैक्टिस के टाइम कितना टाइम डिवोट करना चाहिए? मतलब एक फिक्स होता है ना Okay. कि ये टॉपिक के मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे इतने मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक अगर हम एग्जाम्पल के साथ दे देखो सकें। एक्चुअल में ये बोलना पर्टिकुलर टॉपिक को कि ये टॉपिक इजी है, ये डिफिकल्ट है, सो प्रैक्टिकली तो इट पॉसिबल डिपेंड्स है। ऑन स्टूडेंट टू डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। स्टूडेंट्स एंड डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम्स, बिकॉज हाँ। अगर प्रॉब्लम डिफिकल्ट है हम्म। तो वो किसी भी टॉपिक्स में डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन बिल्कुल। सकता है, इजी प्रॉब्लम है तो किसी भी टॉपिक्स में इजी प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। सो मैंने इसके लिए एक बहुत, जो मैं बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ या मुझे लगता है कि ये मेथड बेस्ट हो सकता है किसी और को और बेस्ट पता हो ना, बट उसके लिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू यूजुअली इजी बनते हैं और हार्डली एक एमसीक्यू सॉल्व करने में 30 to 40 सेकेंड्स लगते हैं। ओके। और मैं सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करूंगा और सपोज मैं 28 एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहा हूं और मैं 1 मिनट भी लेता हूं एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और मैंने फर्स्ट गो में, जो मैं फर्स्ट स्कैन बोलता हूँ, फर्स्ट गो में मैंने सपोज 22 एमसीक्यू सॉल्व किए, तो मेरे कितने मिनट यहाँ पे मैंने 22 मिनट स्पेंड किए और 22 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसके बाद मैं जाता हूँ एमएसक्यू सेक्शन पे या एनईटी पे, वो अपना स्टूडेंट का चॉइस है कि उसको क्या बेटर है, अटेम्प्ट करना है। अब मैं एमएसक्यू पे गया और मैं ये सोच के ही जाऊंगा कि मेरे को 5 एमएसक्यू करने या 6 करने हैं। इजी लगता है तो आप 7 भी करिए, बट मैं सोच के ही जाऊंगा और ज्यादा करूंगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं सोच के जाता हूँ कि मैं 15 के 15 कर दूंगा और वो कॉन्फिडेंस पॉसिबल है नहीं, तो मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि मैं 5 to 6 सॉल्व करूंगा। अब 5 to 6 में अब यहाँ होगा क्या, सपोज बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिनमें आपको एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, यानी एक ही ऑप्शन आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को कॉन्फिडेंस है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस पे जाइए, एक ही अटेम्प्ट करिए, बिकॉज मल्टीपल सेलेक्ट में आपने कोई भी रॉन्ग आंसर सेलेक्ट किया तो -1 मिलेगा। तो आपने एमएसक्यू में सपोज मैंने 5 एमएसक्यू सॉल्व किए, एक एमएसक्यू को मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, तो मैंने 10 मिनट यहाँ स्पेंड किए, तो मेरे टोटल हो गए 27 प्रॉब्लम्स और मेरे मिनट भी हो गए आपके 32। अब मैं जाता हूँ एनईटी सॉल्व करने में, और मैं इतना लिटरली बोल सकता हूँ, यूसीड के एग्जाम पैटर्न को मैंने जो लास्ट के 5 से 7 साल के देखा है, एनईटी में यूसीड 3 से 4 प्रॉब्लम ऐसे देता है एकदम इजी वाला, बहुत इजी, 4 स्टूडेंट को जज करना आना चाहिए। हाँ, इसलिए आप बोल रहे हो कि 2 बार एटलीस्ट पेपर को स्कैन कर लो। अब होता क्या, स्टूडेंट को लगता है कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा एरिया वॉल्यूम, ईगो पे लेके जाता है प्रॉब्लम कि मैं सबसे पहले यही अटेम्प्ट मैं सॉल्व करके आऊंगा। भाई वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मार्क्स पे होगा। आप वो 5 से 6 वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, 6 प्रॉब्लम आपने वहां सॉल्व किए, तो आपके अगर 27 थे तो 33 स्कोर हो गया, और आपने, मैं यहाँ पे भी मैं 2 मिनट में मान लेता हूँ, तो भाई आपका यहाँ पे टोटल मिनट भी 32 स्पेंड हुआ था, 10-15 मिनट अब मैंने और मान लिया, तो लगभग आपका 50 मिनट होगा, 18 में और ऐड कर लेता हूँ, तो आपके 50 मिनट में लगभग अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज आपने 30 to 33 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। मैं इसको 10 मिनट और ऐड कर देता हूँ, 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर्स में अगर आप 33 प्लस जाएंगे ना, तो मैं डेफिनेटली लिख के दे रहा हूँ कि जो कॉन्फिडेंस होगा ना स्टूडेंट्स का, वो बहुत बेहतर, और उसको फिर ये लगेगा यार मैं सारी चीजें सॉल्व कर सकता हूँ। अब उसके बाद आप फिर से एमसीक्यू पर जाइए, और आपको ईगो पे नहीं लेना, आपको लगता है ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, छोड़ दो ना भाई, 22 आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, और 2-3 अगर आपसे और लगते हैं 2-3 मिनट देके, आप आराम से, टाइम ही टाइम है, बट इतना भी नहीं है कि कोई लोग सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है। कई बार फिर जो टॉपिक आता है उसके क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं, एक पे ही वो लोग इतना जैसे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी जिसका नेम नहीं लूंगा, अच्छी स्टूडेंट थी, ब्राइटेस्ट स्टूडेंट थी, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन था और मैंने उसको कमिट भी किया था कि अगर तू इतना रैंक लेके आएगी तो ये गिफ्ट मेरी तरफ से, बट फाइनली हुआ ये, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा किस बात के, क्योंकि उसने एमसीक्यू सॉल्व भी नहीं किया।
अच्छा, डायरेक्ट वो पूरा एमएसक्यू वो और सीधा एनईटी, और अच्छा, उसका एनईटी NAT। में आई थिंक 12 या 13 करेक्ट थे आउट ऑफ 14। ओ माय गॉड। मतलब एनईटी उसने बहुत सही किया, एमएसक्यू भी उसने बहुत सही किया, बट हम्म। पूरा टाइम कहाँ चला गया उसका, एनईटी और एमएसक्यू में। एमएसक्यू में उसके एमसीक्यू बाद सॉल्व ही नहीं कर जब पाए। उसने टाइम देखा तो टाइम ही नहीं है, और एमएसक्यू और एमसीक्यू को सॉल्व करने में तो फिर उसने जल्दी जल्दी में मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे थे उसने देखे ही नहीं। सो फिर ऐसे ही आप मल्टीपल टाइम इसको रिपीट करिए, एमसीक्यू फिर एमएसक्यू फिर एनईटी, फिर एक बार और आप थर्ड स्कैन भी कर सकते हो, फोर स्कैन भी कर सकते हो, और फिर जब आपके पास लगता है 15 मिनट है ना, फिर आप ईगो पे ले सकते हो किसी भी प्रॉब्लम्स को। जब आप 40 to 45 मतलब जब एक, आपको लग रहा है कि हाँ एक सेट ऑफ नंबर क्वेश्चंस मेरे हो हाँ गए कि हैं, मतलब एक स्कोर हो हाँ गया है एक गुड, कि स्कोर मैंने, इस स्कोर पे मैं आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी हैदराबाद या आईआईटी जो है रुड़की में जा सकता हूँ, देन उसके बाद फिर आप उसको ईगो पे लेके जो भी करना है करिए, बट उससे पहले अपने लिए सेफ स्कोर थोड़ा बहुत सा जरूरी है, प्रैक्टिकली सोचकर। प्रैक्टिकली सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक शॉर्ट आंसर चाहूंगी मैं कि जो आपने सेक्शंस के अभी नाम लिए, अगर एज अ डिज़ाइन एस्पिरेंट या अभी जिस लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स, उनको आइडियली हर टॉपिक पे कितना टाइम देना चाहिए, अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बताए कि एग्जाम देने बैठे हैं तो इतना टाइम रखो कि इस टॉपिक में इतना टाइम ही देना है। ठीक है, मैं जैसे एमसीक्यू की बात करूँ तो 35 या 40 मिनट्स सफिशिएंट है, ओके। और एमएसक्यू को भी मैं लगभग सेम टाइम दूंगा, हम्म। और सेम टाइम ही मैं एनईटी को दूंगा। तो मतलब 40 30-40 मिनट्स 40 इसमें थोड़ा 40 का ऊपर आइडियली आप नीचे। टाइम सेट कर सकते हैं, बिकॉज 2 आवर का पेपर है, तो हम्म। आपका आइडियली भी वो वैसे भी डिवाइड होता है, और फिर आप अपने हिसाब से आपको लगता है कि ये वाला पार्ट इजी है, ये डिफिकल्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। चेंज बट 40 मिनट एमसीक्यू बहुत सफिशिएंट है, कोशिश करो कि एमसीक्यू में टाइम सेव करो। ओके। अब जैसे हमने आई थिंक सो बातों बातों में काफ़ी स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर ली हैं, अगर इनका मैं लिस्ट बनाऊंगी तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। बट क्या ये स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है? जैसे हर स्टूडेंट के वीक पॉइंट्स या स्ट्रेंथ या वीकनेसेस हम बिल्कुल कह सकते हैं अलग होती हैं, Right. तो ओवरऑल स्ट्रैटेजीज तो सेम होती हैं, बट हम हर स्टूडेंट को अलग गाइडेंस दे सकते हैं ना? बिल्कुल, एक्चुअली में होता क्या है, ये हमने अभी जो डिस्कस किया जेनरिक था, हाँ। बिकॉज होता क्या है कि एक ही मेडिसिन, एक अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि Obviously. फीवर की ही 50 मेडिसिन आएंगी, पर डॉक्टर अलग अलग पेशेंट को अलग 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 देता है, डिपेंड ऑन द डिपेंड्स पेशेंट। कि उसका क्या है। सो सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स पे भी है कि उसकी नीड क्या है। अब सपोज कॉमर्स या आर्ट बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट आता है, और मैं उसको बोलूं कि तू एरिया वॉल्यूम को स्ट्रॉन्ग करे, सो वो लाइफ टाइम में कभी नहीं कर पाएगा, और बोलेगा यूसीड मेरा जो है स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, मैं रहने देता हूँ। सो आपको स्टूडेंट सेंट्रिक पहले स्टूडेंट से बात करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके लास्ट के 5 से 6 मॉक का मॉक एनालिसिस, एंड इट आल्सो लाइक स्टूडेंट को मॉक देना जरूरी है इसके। हाँ, क्योंकि उसके राइट स्ट्रैटेजी अगर उसको चाहिए तो कहीं तो परफॉर्म करके दिखाना बिकॉज पड़ेगा। अब मेरे पास ऐसी कोई सुपर पावर्स थोड़ी है कि मैं उसका फेस देख के बता दूं नहीं ये वाली चीज तो कर ले रही। मेरे लिए सिंपल सा सबसे चीजें जरूरी है कि भाई आपका रिपोर्ट कार्ड होगा, मैं फिर सेक्शनल वाइज आपका परफॉर्मेंस देखूंगा, देन मैं ये चेक करूंगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स में आप हमेशा गलतियां कर रहे हो, फिर मैं उस टाइप के ही अकॉर्डिंग फिर उस टाइप की प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम मिस्टेक हो रहा है तो ये वाली बुक सॉल्व कर लो, या ये वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, या अपना ये वाला आरएसएम का ये वाला टॉपिक सॉल्व कर लो। देन आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर मैं बोलूंगा कि अब आप पीवाईपी सॉल्व कर लो, क्योंकि स्टूडेंट करता क्या सीधा पीवाईपी सॉल्व करता है। हाँ, मॉक देता ही नहीं है, सीधा हाँ, पीवाईपी। अब पीवाईपी होता है क्या है कि उसने इतनी बार देख लिया होता है, कहीं तो यूट्यूब उसको कहीं ना कहीं रट जाते हैं हाँ क्वेश्चंस। यूट्यूब शॉर्ट देख लेगा, हाँ। किसी अदर चैनल पे देख लेगा, या कुछ भी कर लेगा, और वहां से फिर क्या होता है जब वो मॉक देगा ना तो कॉन्फिडेंस हाई। इस मॉक में यूसी 2024 का जो आप बोल 23 का डिफिकल्ट मॉक में मैंने जो है इतने मार्क्स लेके आया हूँ, डेफिनेटली लेके आया भाई, बिकॉज क्योंकि उसको आंसर रट्टा लगा हुआ था। हाँ, उसको पता था इसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा जब वो मॉक में आता है ना तो उसको रही रियलिटी पता चलती है। सो वही सेम चीज है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि जो आपकी स्ट्रेटजी है वो हर एक पर्सन की अपनी सेंट्रिक होनी चाहिए। सो आपका जो भी मेंटोर है या जो भी आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति मेरे सिलेक्शंस में मेरी हेल्प कर सकता है, उससे पूछिएगा, बिकॉज मॉक एनालिसिस इज मस्ट। हाँ, बिकॉज बहुत सारे अदर देन अपने स्टूडेंट्स भी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, तो मैं उनके लिए एक ही चीज बोलूंगा कि आपको जिस पे ट्रस्ट है और लगता है कि ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं प्लीज उसके पास जाइए, उसके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करिए, और
वीक पॉइंट्स भी हाँ डिस्कस बिल्कुल, करिए, एरिया कुछ ऑफ उसमें एक्शन गलत जो है नहीं वो है। प्लान करिए और उस पे काम करिए। वो बिना मेहनत के कुछ नहीं होना है ना, स्ट्रेटजी से नहीं सिलेक्शन होते हैं, आपको उस पे काम भी स्ट्रैटेजी तो करना है। कितनी भी लिस्ट बना लिस्ट लोगे। बना लो पर काम करना पड़ा है, बिना हम्म। काम के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कई बार क्वेश्चन दिखता बहुत इजी है बट वो नेगेटिव मार्किंग ट्रिगर कर देता है, तो क्या ये जो लास्ट एक महीना है यूसीड में उसमें स्टूडेंट्स को हम ड्यूरिंग रिवीजन क्लासेस या ड्यूरिंग लाइव क्लासेस या यूट्यूब के वीडियोस में ऐसा कुछ पॉइंटर्स दे सकते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज़्यादा हैं? हाँ दिखता तो डेफिनेटली। इजी है। जैसे कि अभी आगे आगे अपकमिंग जो लाइव हैं हाँ हाँ। हम उनमें प्लान करेंगे, उनमें डिस्कस ओके। करेंगे और बच्चों को बताएंगे भी। मैं एक दो टॉपिक के नेम भी ले सकता हूँ, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम फॉन्ट एनालिसिस। उसमें आप दिखता इजी है। यूसी 2025 का ही क्वेश्चंस ले लो तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार इसमें 5 होगा या 6 होगा, और आज भी डिबेट चलता है हम्म। बिकॉज वो दिखने में इजी है, सबको लगता है मैं काउंट कर लूंगा। फिर दूसरा काउंटिंग प्रॉब्लम्स आते हैं जिनमें Okay. कभी फिगर काउंट करने को आएगा, सरफेस काउंट करने को। दिखता इजी है बिकॉज हमने पढ़े होते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए होते हैं, बिकॉज हम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं इतने हाँ। 5 से 6 महीने आपने प्रैक्टिस की और सेम टाइप का प्रॉब्लम दिख रहा है, बट आपका गट फीलिंग कहता है यार ये तो बहुत इजी है, मैं तो सेम प्रॉब्लम ही मैंने मॉक में कितनी सॉल्व बार किया था सॉल्व है करके आया और हूँ। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने जो बोला ना, आपको अपने ब्रेन पे और अपना जो है हार्ट बीट उस पर कंट्रोल करना जो गट पड़ेगा। फीलिंग है उसको बैलेंस हाँ, करके रखो कि भाई इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ बट अभी नहीं करूंगा, इसको मैं सेकंड स्कैन में करूंगा या थर्ड स्कैन में करूंगा। बट ऐसा भी नहीं है कि रीड ही नहीं करना प्रॉब्लम। हाँ, एक प्रॉब्लम को रीड, समझना है हाँ read रीड करने में करके। 5 to 10 सेकेंड्स लगेंगे। 5 सेकंड में आप रीड करो, बाकी 5 सेकंड आपको इस प्रोसेस करने में लगेगा कि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं, या 5 और लगेगा 15 सेकेंड्स, और उसके बाद डिसाइड करो कि अगला ये सॉल्व करना है या नहीं करना। बिकॉज होता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, पेन कॉपी लिया और बैठ गए, वो नहीं करना है ना। डेफिनेटली, मतलब आने वाले वीडियोस में हम इसको और इलाबरेट करके एक्सप्लेन करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज। अभी के लिए आई थिंक सो ये क्वेश्चंस इनफ है। जो ये लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजीज कह लो या प्रिपरेशन में एक जो जंप आना चाहिए एकदम से, वो हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर थैंक टाइम। यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।